मित्रों, जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है जेंडर इनइक्वालिटी को लेके। यानी कि जो हमारा यहाँ पे जो मेल है एंड जो फीमेल है उनके बीच में जो हमको इनइक्वालिटी देखने को मिलती है, तो उसके बारे में हम आज के टॉपिक में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो जेंडर इनइक्वालिटी है इसको हम डिफाइन किन बेसिस पे करते हैं। तो जो जेंडर इनइक्वालिटी रिपोर्ट है वो प्रस्तुत की जाती है UNDP के द्वारा, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। यहाँ पे हमको एक चीज़ देखने की रिक्वायरमेंट है, जो हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, जो हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है 2023 और 24 की, उसमें जो इंडिया की रैंक है वो 108 आउट ऑफ 193 कंट्रीज है। यानी कि 193 देशों का जब डाटा तैयार किया गया उसमें से जो इंडिया की रैंक है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार वो आपकी 108 है, जो पिछले साल हमारी थी 191 कंट्रीज में से। और जो हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है उसके अनुसार जो इंडिया की रैंक है वो पिछले 10 साल से लगातार हमारी इम्प्रूव हो रही है। जहाँ पे हमारी जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है उसके अनुसार हमारी रैंक इम्प्रूव हो रही है, वहीं हमारी जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है जिसको रिलीज करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और जो ये रिपोर्ट है ये 2006 से लगातार जारी की जा रही है। इसके अंदर हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अंदर इंडिया की रैंक इंप्रूव हो रही है 10 साल से, लेकिन यहाँ पे हमारी जो रैंक है वो 2023 के मुकाबले 2024 में 2 रैंक हम स्लिप कर गए हैं। जहाँ पे हमारी 2023 के अंदर जो हमारी रैंक थी वो 127 थी, वहीं हमारी जो 2024 के अंदर रैंक है वो 146 कंट्री में से 129 हमारी रैंक आई है। यानी कि हमारी जो रैंक थी पहले 127 थी, अब हमारी रैंक 129 है, यानी कि 2 रैंक हम यहाँ पे फिसल गए हैं। जहाँ पे हम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अंदर हम पिछले 10 साल से इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, वहीं हम ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पे हम कहीं ना कहीं स्लिप कर जा रहे हैं। अगर हम बात करते हैं ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट की, इसके अंदर जो टॉप कंट्री है वो टॉप क्या है आपका आइसलैंड ने, सेकंड नंबर पे फिनलैंड और थर्ड नंबर पे नॉर्वे में रहा है। जब हम ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट तैयार करते हैं तो इसके अंदर में जो फैक्टर है उनको कंसिडर किया जाता है। वे कौन कौन से फैक्टर हैं? इसमें 4 चीज़ों को मेनली कंसिडर किया जाता है। पहले नंबर पर रहेगा आपका इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, यानी कि जो महिलाएं हैं, महिलाओं का जो आर्थिक रूप से हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसके अंदर क्या पार्टिसिपेशन है और उनके लिए हमारे पास में रोजगार की क्या क्या अपॉर्चुनिटी है। सेकंड हम इसमें कंसिडर करते हैं जो उनका एजुकेशन है, एजुकेशन अटेनमेंट, और जो महिलाओं की शिक्षा है उस पर उसका स्टेटस क्या है। थर्ड हम इस पर फोकस करते हैं हेल्थ एंड सर्वाइवल, यानी कि जो महिलाओं की का जो स्वास्थ्य है और उनका जो सर्वाइवल है वो किस प्रकार का हमारी कंट्री के अंदर में है। और लास्ट में हम कंसिडर करते हैं पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, यानी कि डिसीजन मेकिंग में जो आपके राष्ट्र के मुद्दे हैं, जो आपके राज्य के मुद्दे हैं, उनके अंदर में महिलाओं का इन्वॉल्वमेंट कितना है, कितने % महिलाएं हमारी पार्लियामेंट के अंदर या फिर आपकी स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि लोकसभा, राज्यसभा या फिर आपकी राज्य विधानसभा या विधान परिषद के अंदर कितने % महिलाएं यहाँ पे आपकी हैं। तो इन सब चीज़ों को हम कंसिडर करते हैं। अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, यानी कि जो महिलाओं का आर्थिक योगदान है और उनके लिए रोजगार के लिए संभावनाएं हैं, उसमें हम देखते हैं कि जो महिलाओं का पार्टिसिपेशन रेट है, जो मेल और फीमेल यानी जो पुरुष और महिलाओं के बीच में जो एक रेशियो है वर्किंग एज पॉपुलेशन में। वर्किंग एज पॉपुलेशन क्या होती है? ऐसी महिलाएं जिन्होंने 15 साल की एज प्राप्त कर चुकी है, यानी कि जो जिनको या तो रोजगार मिल गया है या वे रोजगार करने में सक्षम है, उनको रोजगार चाहिए या फिर रोजगार उनको चाहिए लेकिन उनको नहीं मिल पा रहा है, तो उनका रेशियो क्या है, इसमें हम देखते हैं इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में। सेकंड हम देखते हैं एजुकेशन अटेनमेंट, यानी कि जो महिलाएं हैं और जो पुरुष हैं उनका रेशियो क्या है जिन्होंने आपकी कम से कम सेकेंडरी लेवल तक की उनकी शिक्षा पूरी हो चुकी है। हेल्थ एंड सर्वाइवल के अंदर में हम देखते हैं कि जो हमारे यहाँ पे मैटरनल मोर्टिलिटी रेट है, यानी कितनी हमारे यहाँ पे प्रेग्नेंट वुमेन है जो 1000 में से हमारी सर्वाइव नहीं कर पाती है, जिनकी डेथ हो जाती है, उसको बोलते हैं हम मैटरनल मोर्टिलिटी रेट। यानी कि 1000 में से कितनी महिलाएं हमारी सर्वाइव नहीं कर पा रही है, प्रेगनेंसी के दौरान उनकी डेथ हो जा रही है किसी भी कारण से। और सेकंड हम देखते हैं एडोलसेंट मोर्टिलिटी रेट, यानी कि जो युवा महिलाएं हैं, जो टीन एजर्स हैं, यानी कि जिनकी एज 10 साल और 19 साल के बीच में है, वो कितनी सर्वाइव कर पा रही है, उनका मोर्टिलिटी रेट क्या है, वो भी हम पर 1000 की देखते हैं। यानी कि 1000 में से कितना एक की डेथ हो रही है, 2 की हो रही है, 10 की डेथ हो रही है, इस बेस पे हम इसको 100 में से काउंट नहीं करते हैं, इसको हम काउंट करते हैं 1000 में से। एंड हम बात करते हैं पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की, यानी कि इनके जो राजनीतिक रूप से जो सक्षम हैं, जो सुदृढ़ हैं, जो एम्पावर हैं, महिलाएं सशक्त हैं, उनका क्या पार्टिसिपेशन, यानी कि जो फीमेल पार्टिसिपेशन इन पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एंड कैबिनेट, जो हमारे कैबिनेट है, जो हमारी डिसीजन मेकिंग बॉडी है, उसके अंदर में महिलाओं का किस प्रकार से योगदान है। अगर हम इसकी बात करें, जहाँ पे हमारा पहले ये
जो महिलाओं का पार्टिसिपेशन था आपका लोकसभा के अंदर में 17th लोकसभा के अंदर में आपका था 14.3%, और जो घट के 2024 के अंदर में जो यानी कि हमारी जो 18th लोकसभा है उसके अंदर में घट के रह गया 13.6%। यानी कि जो हमारी जो महिला सांसद है उनकी संख्या में अभी यहाँ पे गिरावट आई है। तो हम यहाँ पे कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में भी हम पिछड़ते जा रहे हैं। इस वजह से हमारी जो रैंक है वो लगातार स्लिप हो रही है। अगर हम बात करते हैं वुमेन स्टेटस की, हमारे यहाँ पे तीन एज हम लेके चलते हैं। एक आपकी एनिशिएंट यानी कि जो आपकी जो पुरानी हमारी व्यवस्था थी, फिर हम देखते हैं मिडाइवल एज, और अब देखते हैं लास्ट में मॉडर्न एज। अगर हम बात करते हैं एनिसेंट इंडिया की, यानी कि जो आपका प्राचीन भारत था, उसके अंदर में जब आपकी वेद और उपनिषद थे उनको हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जो महिलाओं को एक बहुत ऊंचा स्थान दिया जाता था, और महिलाओं को आपको देवी या फिर माता की जगह पे उनको रखा जाता था, वो वे पूजनीय थी। यानी कि एनिशिएंट इंडिया के अंदर में जो महिलाओं की स्थिति वो बहुत ही उनका उच्च स्थान था, सुदृढ़ व्यवस्था थी। लेकिन जैसे जैसे मिडाइवल एज आई, यानी कि जो हमारे मध्यकाल आया, उसके अंदर में क्या हुआ कि कुछ प्रथा थी हमारे यहाँ पे, जैसे आपकी पॉलीगैमी यानी कि बहुपत्नी विवाह या बहुपति विवाह, या फिर आपका पर्दा प्रथा आप ले सकते हैं, या फिर आपका दहेज प्रथा आप ले सकते हैं, या फिर आपका सती प्रथा। इस तरह की कुछ प्रैक्टिस थी जो आपकी यूज होने लगी, जो आपकी प्रैक्टिस किया जाने लगा इस तरह की प्रथाओं का। उसके कारण से जो सोसाइटी है, हमारे समाज के अंदर में जो महिलाओं का स्टेटस है वो आपका कम होना शुरू हो गया। जहाँ पे हम एनिशिएंट इंडिया में जो महिलाएं थे उनको पूजने मानते थे, वहीं मिडाइवल एज में उनका जो स्टेटस है वो कहीं ना कहीं आपको डिक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। और जिसका जो मेन रीजन है वो इस तरह की कुछ प्रथाएं हैं, पॉलीगैमी, बहुपत्नी विवाह, बहुपति विवाह, पर्दा प्रथा, ये आपका दहेज प्रथा या फिर सती प्रथा, इनके बारे में मोस्टली आप सभी जानते होंगे। लेकिन हम जो आपका मॉडर्न एज है, मॉडर्न एज की हम बात करते हैं, यानी कि जो आज का युग है, जो आपका साइंस और टेक्नोलॉजी का युग जिसको बोला जाता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमने बहुत ज़्यादा तरक्की की है, लेकिन जो हमारे मिडाइवल एज से जो प्रथा चली आ रही थी उनके कारण में हुआ क्या कि जो महिलाएं हैं उनको एक तरह से एक इकोनॉमिक लाइबिलिटी समझा जाने लगा। इकोनॉमिक लाइबिलिटी यानी कि आर्थिक रूप से वो एक इंसान के ऊपर में बोझ है, ऐसा महिलाओं को समझा जाने लगा। और जो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन था हाउस के रूप में, उसको कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, उसको एज ए अनपेड लेबर वर्क के रूप में ट्रीट किया गया। इसकी वजह से क्या हुआ कि लोगों को लगा कि जो महिलाएं हैं, जो फीमेल है, वो आपकी इकोनॉमिक लाइबिलिटी है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जहाँ पे एक बहुत पॉजिटिव वे में यूज हो रहा था, इन्होंने इसको नेगेटिव वे में यूज करना शुरू कर दिया, इसका मिसयूज करना शुरू कर दिया। और जिसका रिजल्ट हमको देखने को मिला फीमेल फैटिसाइड या फिर आपका इन्फेंटिसाइड हमको देखने को मिला। फीमेल फैटिसाइड मतलब क्या है कि आपका एक तरह से बोल सकते हैं गर्भ के अंदर ही आपका भ्रूण हत्या जिसको हम बोलते हैं। तो इस तरह की हमारी प्रैक्टिस साइंस टेक्नोलॉजी का मिसयूज हमको देखने को मिला, जिसके कारण से जो 2001 के अंदर में डाटा निकल के आया, हमारे यहाँ पे जो मेल फीमेल रेशियो था वो आपका 1000 पुरुष पे 927 महिला हमारा यहाँ पे रह गया था। यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हमने यहाँ पे कहीं ना कहीं मिसयूज किया है। इसके कारण से हमारा जो वुमेन का स्टेटस है वो एनिशिएंट इंडिया से आपका मॉडर्न एरा के अंदर में लगातार आपका गिरता हुआ आ रहा है। जो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, यानी कि आपका मेल और फीमेल हैं उनके बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, उसको रिलेटेड जो मेजर इश्यूज हैं वे कौन कौन से हैं। अगर हम मेजर इश्यूज की बात करें तो सबसे पहले हमको देखने को मिलता है जेंडर बेस्ड वायलेंस। जेंडर बेस्ड वायलेंस यानी कि आप देख सकते हैं इसमें डोमेस्टिक वायलेंस हो जाएगा, घरेलू हिंसा, सेक्सुअल हैरेसमेंट आपका हो जाएगा, रेप आपको देखने को मिलेगा, आपको जो दहेज से रिलेटेड जो आपका वायलेंस होता है वो आपको देखने को मिलेगा, ऑनर किलिंग आपको देखने को मिलेगा, डोमेस्टिक वायलेंस आपको देखने को मिलेगा, मोलेस्टेशन आपको देखने को मिलेगा, फोर्स्ड प्रोस्टिट्यूशन आपको देखने को मिलेगा, एसिड अटैक्स आपको देखने को मिलेंगे, अनडिग्निफाइड ट्रीटमेंट, महिलाओं के साथ में एक डिग्निफाइड तरीके से व्यवहार नहीं किया जाता है, ये आपको देखने को मिलेगा। हायर वर्किंग आवर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको जेंडर बेस्ड वेज गैप आपको देखने को मिलेगा, यानी कि जो सेम काम है, एक ए मेल है और एक जो बी है वो फीमेल है, दोनों सेम काम कर रहे हैं, एक्स काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो ए है, जो मेल है, उसको अधिक उसके लिए पेमेंट की जाएगी, वहीं आपको जो फीमेल है उसको उसके लिए कम पेमेंट की जाती है। तो जेंडर वेज गैप भी आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। देन हमको देखने को मिलेगा अनइक्वल एक्सेस टू एजुकेशन। हम यहाँ पे जो मेल हैं और जो फीमेल है, यानी जो पुरुष हैं और जो महिलाएं हैं, उनके बीच में जब एजुकेशन की बात आती है तो वहाँ पे उनको एक समान रूप से उसका एक्सेस नहीं है। इसमें आपको इनरोलमेंट, यानी कि जो महिलाएं हैं और जो पुरुष हैं, महिलाओं का कम इनरोलमेंट किया जाता है स्कूल के अंदर में, जो दाखिला किया जाता है वो उनका रेशियो कम है,
और दाखिला कर दिया जाता है तो उनकी पढ़ाई पूरी नहीं की जाती है, उनको बीच में से ही हटा लिया जाता है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, कुछ आपके कल्चरल कारण है, कुछ आपकी जो कोई फैमिली है उसकी इकोनॉमिक कंडीशन है, यानी कि वो उनके पास में एक लड़का है और एक लड़की है, लेकिन उनकी फैमिली कंडीशन आपको ये अलाउ कर रही है कि आप किसी एक बच्चे को पढ़ाते हैं, तो वे कोशिश करते हैं कि लड़के को पढ़ाया जाए, लड़की को न पढ़ाया जाए। और कुछ आपके सेफ्टी कंसर्न्स भी हैं जो आपके जो जेंडर बेस्ड आपका वायलेंस है उसमें आप देख सकते हैं, आपका रेप हो गया आपका, और आपका एसिड अटैक्स वगैरह हो गया, आपका मोलेस्टेशन हो गया आपका। तो इस वजह से कुछ आपका सेफ्टी कंसर्न्स की वजह से जो महिलाएं हैं उनकी जो शिक्षा है वो पुरुष के मुकाबले आपकी कम रह जाती है, कंप्लीट नहीं कराई जाती है। सेकंड आपका इनविजिबल लेबर्स, जो फीमेल है उनके जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उसको हमेशा ओवरलुक किया जाता है या फिर आपका अंडर वैल्यूड किया जाता है। और जो भी वो काम करती हैं घर में एज ए हाउस वाइफ, तो उसको एक अनपेड केयर वर्क माना जाता है। जैसे आपका जो घर का काम है या आपका जो बच्चों की देखभाल है, आपके जो बड़े बूढ़ों की देखभाल है, तो इसको इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है, इसको इतना ज़्यादा वैल्यूड नहीं किया जाता है। तो जो महिलाओं का कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स एज ए होम वेकर वो हमेशा अंडर वैल्यूड किया जाता है या फिर उसको आप अनदेखा कर देते हैं। सेकेंड आपका जाता है फिर चाइल्ड मैरिज। जो चाइल्ड मैरिज है यानी कि जो बाल विवाह के कारण भी जो आपकी महिलाएं हैं उनकी जो शिक्षा है वो पूर्ण नहीं हो पाती है, या फिर जो उनकी जो आर्थिक रूप से उनके लिए अपॉर्चुनिटीज है, जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है, जो रोजगार के अवसर है, वे भी उनको नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि उनके पास में उस लेवल की एजुकेशन नहीं है, या फिर कुछ आपकी फैमिली कंडीशंस हैं या फैमिली प्रेशर है जो उसको अलाउ नहीं करता है। और चाइल्ड मैरिज की वजह से उनको हेल्थ रिस्क भी देखने को मिलते हैं। और अगर हम बात करते हैं यूनेस्को के अंदर में, अगर हम उसके डाटा के अनुसार बोलें कि जो वर्ल्ड के अंदर में चाइल्ड मैरिज होते हैं उसमें से आपकी जो 1/3 है वो इंडिया के अंदर में होती है। यानी कि अगर 100 चाइल्ड मैरिज हो रहे थे उसके अंदर में 33 आपको पूरे दुनिया में से इंडिया के अंदर आपको देखने को मिलेगी। ये आपका जो यूनेस्को का डाटा है वो बोलता है। और इंडिया के अंदर में जो मेजर केसेज आपको देखने को मिलेंगे वो आपको बिहार, झारखंड, राजस्थान, तेलंगाना, त्रिपुरा और आंध्र प्रदेश के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट है डेट्रीमेंटल कल्चरल प्रैक्टिसेज। यानी कि हमारे जो कुछ कल्चर है उसके अंदर में कुछ ऐसी प्रथाएं हैं, कुछ ऐसे नॉर्म्स हैं वो चलते आ रहे हैं जिसके कारण से भी कहीं ना कहीं एक हमारा जेंडर गैप आपको देखने को मिलता है। यानी कि महिलाओं और पुरुषों के बीच में उनको इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिल जाता है कि हस्बैंड्स एंड हिज साइड्स इन लॉ डोमिनेटेड फैमिली, लो इन्वॉल्वमेंट डिसीजन मेकिंग, लिमिटेड रिलेशन विद ब्रदर एंड सिस्टर्स आफ्टर मैरिज, रिस्ट्रिक्शन इन बॉय एंड गर्ल फ्रेंडशिप आफ्टर मैरिज। यानी कि जो आपका कोई भी फीमेल है, ए फीमेल है और जो बी है वो मेल है, इसकी शादी किसी से साथ हो गई तो जो फीमेल है उसका कोई भी घर के कार्य में अगर डिसीजन लेना है तो उस डिसीजन में उसका इन्वॉल्वमेंट आपका मिनिमम आपको देखने को मिलेगा। और जो उसको डोमिनेट करेगा तो उसका हस्बैंड करेगा या फिर हस्बैंड की जो इन लॉज है, यानी कि हस्बैंड साइड के जो उसके सास ससुर आपके वो हो गए तो वो उस डिसीजन को डोमिनेट करेंगे। वहीं शादी के बाद में जो महिलाएं हैं उनका अपने भाई बहन या फिर रिश्तेदारों के साथ में जो आपका रिलेशंस हैं वो भी आपको लिमिटेड देखने को मिलते हैं। और शादी के बाद में एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड है जिसको लोग मानते हैं कि जो लड़का और लड़की है कोई अगर मैरिड नहीं है तो उनके साथ में जो आपको फ्रेंडशिप है उसके अंदर में आपको रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलेगी। लास्ट आपको देखने को मिला प्रेफरेंसेस टू सन। जैसे मैंने आपको बताया कि जो गर्ल्स है उसको हमेशा एक अनवांटेड बर्डन देखने को मिलता है, उसको एक इकोनॉमिक लायबिलिटी आप मान लो या कुछ भी मान लो, उसको मानते हैं कि जो लड़की है वो एक इकोनॉमिक बर्डन है, हमारे पास में एक अनवांटेड बर्डन है जिसको हमकी आवश्यकता नहीं थी। तो इसी कारण से जन्म से पहले ही उनके साथ में आपका डिस्क्रिमिनेशन होना स्टार्ट हो जाता है। ये आपको हर घर में आपको मैक्सिमम देखने को मिलता है। रोल ऑफ कल्चरल इंस्टीट्यूशन, जो हमारे कल्चरल इंस्टीट्यूशंस हैं उसके अंदर में ये सेट नॉर्म्स हैं कि जो महिलाएं हैं महिलाओं को शादी के बाद में आपके जो हस्बैंड है उनके पेरेंट्स के साथ में ही आपको रहना है। वहीं अगर कोई हस्बैंड है और वो वाइफ के पेरेंट्स के साथ में रहे तो उसको कहीं ना कहीं एक डिग्निफाइड वे में उसको एक सम्मान की नज़र से नहीं देखा जाता है। एज्यूम्ड रोल ऑफ वुमेन का जो रोल है वो आपका एज्यूम कर लिया गया है। कोई भी महिलाएं हैं ये उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपने परिवार और की देखभाल करें और अपने बच्चों का पालन पोषण करें। वहीं पे आपका जो बात करें मैन का,
पुरुषों की, तो पुरुषों के लिए ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो एज्यूम नहीं की जाती। यानी कि अगर एक घर में आपका वर्किंग मैन भी है और वर्किंग वूमेन भी है, अगर हम दोनों कंडीशन सेम लगे, दोनों जॉब कर रहे हैं, तो उस केस में भी ऐसा एज्यूम किया जाता है कि जो फैमिली की जो केयर है और जो बच्चों का पालन पोषण है उसकी मैक्सिमम रेस्पॉन्सिबिलिटी महिला के ऊपर में ही रहेगी। प्रेफरेंस टू पिंक कलर जॉब, और अगर कोई भी महिलाएं हैं वो जॉब के अंदर में जाना चाहती है, तो जो फैमिली प्रेशर होता है कि उनको पिंक कलर जॉब होती है आपकी, जैसे आपकी हो गई टीचर की जॉब हो गई, आपकी नर्स की जॉब हो गई, आपकी रिसेप्शनिस्ट की जॉब हो गई, आपकी लेक्चरर की जॉब्स हो गई, तो इस तरह की जॉब को प्रेफरेंसेस दी जाती है। बैंक की जॉब हो गई, जिसके कारण से जो आपकी अदर जो एरियाज हैं, अदर फील्ड है, उसके अंदर में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके अंदर में महिलाओं के लिए वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। अदर क्षेत्र में जो आपके इनसे अलग क्षेत्र हैं तो उसके अंदर महिलाओं के लिए उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं पाती है, तो वो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जो जेंडर गैप है उसको रिड्यूस करने के लिए जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गवर्नमेंट से पहले भी जो आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सावित्रीबाई फुले, ये आपकी वाइफ थी ज्योतिराव फुले की। इनके कॉन्ट्रीब्यूशन को हमको कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि इनको कंसिडर किया जाता है कि ये फर्स्ट फीमेल मॉडर्न फेमिनिस्ट थी, यानी कि ऐसी पहली महिला थी मॉडर्न ये जिसने महिलाओं के लिए आवाज़ उठाई थी, वुमेन एजुकेशन पर फोकस किया था, और इन्होंने अपने पति की सहायता से पहला गर्ल स्कूल भिडेवाड़ा पुणे के अंदर 1848 के अंदर में उसका गठन किया था। अब बात कर लेते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत सारे बैंक चला रही है, जैसे आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, या आपका प्रोटेक्शन सर्वाइवल और एजुकेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड, यानी कि जो आपका गर्ल चाइल्ड है, यानी कि कोई लड़की है तो उसके एजुकेशन के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए ये आपका अभियान चला रही है। सेकंड आपका होता है महिला शक्ति केंद्र। महिलाओं को एम्पावर करने के लिए महिला शक्ति केंद्र की स्थापना की गई है। इसके अंदर में महिलाओं को स्किल डेवलपमेंट किया जा रहा है, जिससे उनका रोजगार के क्षेत्र में उनके लिए और अधिक अवसर उपलब्ध हो सकें। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ये जो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनके लिए जो उनको मातृत्व के जो बेनिफिट मिलने चाहिए, जो मैटरनिटी बेनिफिट है उनको प्रोवाइड कराता है। सेकंड आपको हो जाता है फिर सुकन्या समृद्धि योजना। महिलाओं के जो गर्ल्स हैं उनके बैंक अकाउंट खोल के उनको इकोनॉमिक एम्पावर किया जा रहा है। फिर हम बात कर लेते हैं निर्भया फंड टू इनहेंस वुमेन सेफ्टी, यानी कि जो वुमेन है उनकी सेफ्टी के लिए और सिक्योरिटी के लिए एक वन स्टॉप सेंटर्स का गठन किया गया है। वन स्टॉप सेंटर की आप यहाँ पे जाइए, आपको यहाँ पे हर तरह की एड मिलेगी, चाहे इंटीग्रेटेड सर्विस है, जो आपकी जो वायलेंस का शिकार महिलाएं हैं उनको मेडिकल एड की कोई रिक्वायरमेंट है, उनको कुछ लीगल असिस्टेंट उनको चाहिए, या फिर उनको किसी तरह की काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट है, तो उनके लिए वन स्टॉप सेंटर की यहाँ पे इसके थ्रू गठन किया जा रहा है। और हमारा जो 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है 2023, उसके अंदर में ऐसा प्रावधान है कि आपकी जो लोकसभा है, यानी कि जो आपका पार्लियामेंट है, उसके अंदर में जो महिलाओं के लिए है 1/3 ऑफ ऑल सीट्स, यानी कि अगर आपकी 600 सीट है तो 600 में से आपकी 1/3 यानी कि 200 सीट आपको महिलाओं के लिए आरक्षित करनी है। तो इस तरह का प्रावधान किया गया है। वहीं हमारे संविधान का आर्टिकल 243D है, उसके अंदर में जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर में महिलाओं के लिए 33% जो सीट्स हैं वो आपका रिजर्व है। अगर हम जो जेंडर गैप जो हमारा है उसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या क्या कदम उठा सकते हैं, हमारे क्या क्या उसके लिए सजेशन हो सकते हैं, तो अगर हम उसकी बात करें, सबसे पहले हमको वुमेन की जो लिटरेसी है, उनकी जो एजुकेशन है, उन पर फोकस करना पड़ेगा। हाई लिटरेसी रेट हमको चाहिए, उनके एजुकेशन पे हमको फोकस करना पड़ेगा। उनके लिए अधिक रोजगार के अवसर हमको उपलब्ध कराने पड़ेंगे। उनके लिए हमको जो लीगल रिफॉर्म्स हैं, हमको कड़े ऐसे कानूनी बनाने होंगे जिसके कारण से हमारा जो जेंडर बेस्ड वायलेंस है, चाइल्ड मैरिज है, वर्क प्लेस पे जो डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है, जो दहेज है, इस तरह की जो प्रथाएं हैं, इस तरह के जो फीमेल को जेंडर के बेस पे उनके साथ में इस तरह से वायलेंस वगैरह किया जाता है, तो उनको हम कम कर सके, इस तरह के हमको अधिक कॉम्प्रिहेंसिव लीगल रिफॉर्म की रिक्वायरमेंट है। उन महिलाओं के लिए हमको अधिक ऑनलाइन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स, जैसे आपका हो गया कंटेंट राइटिंग वगैरह हो गया, ग्राफिक डिजाइन हो गया, वर्चुअल असिस्टेंट हो गया, ऑनलाइन टीचिंग है, तो इन सबको प्रोत्साहन देना होगा, जिससे जो महिलाएं हैं आर्थिक रूप से भी अपने आप को सुदृढ़ समझे और यहाँ से भी वो फ्रीलांसिंग के थ्रू कुछ ना कुछ आपकी अर्निंग कर सकें, और जो महिलाएं हैं उनको एक तरह से इकोनॉमिक लाइबिलिटी या फिर इकोनॉमिक बर्डन न समझा जाए। तो इस तरह के कुछ कदम हम उठा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं बहुत जल्द।